स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। मंगलवार को मैनकाइंड फार्मा की बहुत शानदार लिस्टिंग हुई थी, 22% ऊपर, शेयर 28% चढ़कर बंद हुआ था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही नेगेटिव खबर आ रही है, वो ये कि मैनकाइंड फार्मा के ऑफिस में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है और ये शेयर है इस वक्त 3% नीचे। हालांकि 5 से 6% के आसपास की गिरावट है, निचले स्तर से थोड़ा सा सुधर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर एक सेंटिमेंट खराब करने वाली खबर, क्योंकि लिस्टिंग बहुत ही जबरदस्त हुई थी। कल हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी थोड़ी सी, क्योंकि 28% ऊपर बंद हुआ था परसों के सत्र में शेयर लिस्टिंग वाले दिन, और आज एक नेगेटिव खबर माहौल थोड़ा सा खराब कर रही है। दिल्ली ऑफिस में छापेमारी की खबर है मैनकाइंड के। इस खबर पर जरा विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या खबर आ रही है मैनकाइंड को लेकर? जी बिल्कुल, आज मैनकाइंड फार्मा के जो दिल्ली का ऑफिस है वहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में मैनकाइंड फार्मा के जो चुनिंदा ऑफिसेज हैं, जो प्रमुख ऑफिसेज हैं, वहां पर ये छापेमारी चल रही है। हालांकि डिटेल्ड जानकारी इनकम टैक्स थोड़े समय में जारी कर सकता है, वो भी बता सकता है कि एग्जैक्टली कितने प्रेमाइसेस पे छापेमारी है और उसके पीछे के क्या आरोप हैं जिसको लेकर के ये छापेमारी की गई है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की शिकायतों को लेकर के ये छापेमारी की गई है और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी सुबह की गई है और उसका सीधा असर मैनकाइंड फार्मा के आप स्टॉक्स पर भी होता हुआ देख पा रहे होंगे। लेकिन फिलहाल ये मैनकाइंड फार्मा के लिए जरूर एक मुश्किल भरा दिन है। कल उनके लिए अच्छा दिन रहा लिस्टिंग का, लेकिन आज ठीक 24 घंटे बाद उनके लिए काफी मुश्किल भरा दिन है, क्योंकि इनकम टैक्स की छापेमारी फिलहाल ये मैनकाइंड फार्मा के दिल्ली एनसीआर ऑफिस में चल रही है। बाकी डिटेल जानकारी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, संभवतः इनकम टैक्स भी इसमें डिटेल्ड स्टेटमेंट थोड़ी देर में जारी कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया समीर। आपके पास फिर से लौटेंगे जब थोड़ी सी और जानकारी आपके पास हो जाएगी। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी नेगेटिव खबर मैनकाइंड फार्मा को लेकर, क्योंकि 3% ये शेयर नीचे है, 1340 रुपये के आसपास का भाव है। हालांकि भाव हमने काफ़ी कम जाते दिखे थे। ये शेयर में रिकवरी आ रही है मैनकाइंड के शेयर में निचले स्तर से। अगर हम आज की निचले स्तर की अगर बात करें तो आज 1306 रुपये तक ये शेयर फिसला था। 1430 के भाव हमने देखे थे लिस्टिंग वाले दिन में, और अब ये 1340 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक काफ़ी नेगेटिव खबर मैनकाइंड फार्मा को लेकर। मैनकाइंड फार्मा के स्टॉक में आपको क्या करना है, क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन ही ये मार्केट कैप के लिहाज से 8वीं सबसे बड़ी कंपनी हो गई थी। अच्छी रिपोर्ट्स भी आई थी मैनकाइंड फार्मा को लेकर, क्योंकि जो घरेलू कारोबार है इनका बहुत ही स्ट्रांग है और इनकी आय में करीब करीब 97% जो हिस्सा है वो भारत के बिजनेस से आता है। तो एक इनके लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर भी थी। लेकिन ये जो खबर है ये सेंटिमेंट खराब करने वाली है। क्या क्या डिटेल्स निकलती हैं, आईटी रेट्स में क्या निकलता है, क्या स्टेटमेंट आता है, अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव आया तो निश्चित तौर पर यहाँ से स्टॉक की और पिटाई हो सकती है मैनकाइंड की। लेकिन इस पर एक व्यू लेंगे अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से, और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर और एंजल वन की स्नेहा सेठ। अविनाश जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। अविनाश जी, मैनकाइंड फार्मा पर आपसे व्यू चाहेंगे। अभी देखिए, शुरुआती बस इतनी सी खबर आई है कि छापेमारी चल रही है दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में दफ्तरों पर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है और शेयर में हम कमज़ोरी देख रहे हैं। कल हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, आज कमज़ोरी है, लोअर लेवल से थोड़ी संभालने की कोशिश है। आपका इस पर व्यू क्या होगा? जो आईपीओ वाले जो निवेशक हैं, जिन्होंने आईपीओ में जिनको शेयर मिला, अच्छे लिस्टिंग गेन हुए, वो बने रहें या फिर उनकी रणनीति अब क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये जो आईटी रेड हुआ है इसका पूरी तरह से हमको जानकारी मिली नहीं है कि कितना का बड़ा टैक्स इवेजन है या कितना बड़ा मसला है। मेरे ख्याल से देखिए, ये पूरा डिटेल आने के बाद ही एक प्रॉपर असेसमेंट हम ले सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। कंपनी अगर ज्योग्राफिकल रीच की बात करें तो सन फार्मा के बाद इनका सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल रीच है इंडिया में। 98% ऑलमोस्ट उनका रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, बिजनेस तो चलता रहेगा। टैक्स रेट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इसकी पुष्टि होने के बाद में ही मेरे को लगता है कि इसमें एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ
कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है काफ़ी ऐसी कंपनीज़ में टैक्स रेट होती है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है, तो उसके बाद वापस स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली अच्छी है। मैं यही कहूँगा रिटेल निवेशकों को जिनको पब्लिक इश्यू से पैसा मिला है, शेयर मिले हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और कोई पैनिक में सेल ना करें। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से एक रिकवरी भी आ रही है, हालांकि डिटेल्स अभी भी अवेटेड हैं और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए, ये तो बात हुई मैनकाइंड फार्मा की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपके भी सवालों को शामिल करते हैं। अब सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सवालों को हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और इस बीच पहला सवाल हमें भेजा है ट्विटर पर प्रकाश जी ने। इनका सवाल है एनबीसीसी पर 200 शेयर्स हैं इनके पास और इनकी जो खरीद है वो 45 के लेवल्स पर है। एनबीसीसी अगर मौजूदा भाव देखेंगे इस वक्त तो इन्हीं की खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है। आज 1.5% ऊपर भी है और हाल फिलहाल में कंपनी फोकस में भी रही थी, काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी रही थी। इनके ऑर्डर जीतने की खबरों के चलते ये कंपनी लगातार फोकस में बनी भी हुई है। इंफ्रास्पेस की कंपनी है, इस वजह से हम देख रहे हैं इस स्पेस में लगातार कुछ ना कुछ एक्शन बना हुआ है, जिस कारण से ये भी फोकस में है। स्नेहा, आप क्या सजेस्ट करेंगी? इनकी खरीदारी के पास ही है, स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, कुछ स्टॉप लॉस इनको सुझाएंगी? पूजा, अगर आप देखें तो चार्ट में स्टॉक तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। अगर आप देखें तो रिसेंटली 30 के पास गया था ये काउंटर, वहां से नियरली 10-11 रुपए ऊपर चल रहा है और ओवरऑल वॉल्यूम्स भी डिसेंट है रिसेंट अप मूव में। आई बिलीव करके कि यहाँ पे तेजी कंटिन्यू हो सकती है। एक 43-44 का लेवल वॉच करें, वो लेवल्स एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर उस लेवल को निकाल देता है काउंटर तो इसमें एक अच्छी तेजी आने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, जो कि स्टॉक को अराउंड 50-51 के आसपास भी लेकर आ जाएगा। तो आई वुड से अपसाइड में आप लेवल टू वॉच आउट विल बी 44 और ऑन दी डाउन साइड अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 39.5 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, एनबीसीसी को लेकर स्नेहा का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, गुजरात से नमीन हमारे साथ हैं। नमीन जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? हाँ, ट्राइडेंट के शेयर है सर मेरे पास। ट्राइडेंट कब लिया था सर आपने? मैंने 0.4 पैसे में लिया था। 4 पैसे? हाँ, 4 पैसे। आपको उसका कारण बताता हूँ। मेरे पास अभिषेक इंडस्ट्रीज था, पहले इसका नाम गणपति इंटरनेशनल था। अच्छा। बाद में 100 शेयर में मुझे मिले थे। बाद में अभिषेक इंडस्ट्रीज का मुझे 2,255 शेयर मिले थे। अच्छा, तो आपका मतलब अब जो वैल्यू बैठती है प्रति शेयर के हिसाब से वो 4 पैसे है? हाँ, 4 पैसे। तो मैं क्या करूं? मैं ये शेयर मेरे बेटे को नहीं, उसके बेटे को देने का चाहता हूँ। आपके पास आपके डीमेट में इस वक्त कितने शेयर दिख रहे हैं? 2,500 शेयर हैं। हाँ अविनाश जी, 2,500 शेयर। अब देखिए, इतिहास भूगोल भी बता दिया ट्राइडेंट के बारे में इन्होंने। लेकिन 4 पैसे की एवरेज कॉस्ट बैठती है ट्राइडेंट में, जिसके भाव है अभी 32 रुपये 30 पैसे के आसपास, और हमने 60 रुपये के भाव देखे और वहाँ से शेयर ये स्लिप भी किया। नवीन जी, जब ये शेयर 60 रुपये के आसपास गया था, आपने बेचने का नहीं सोचा तब? नहीं, मेरे पास 2 एप्लीकेशन लगी थी उस जमाने में, और 2,000 शेयर मैंने बेच दिए 10 रुपये में। मुझे 10,000 रुपया का फायदा हुआ। ठीक है अविनाश जी, आपसे ही व्यू लेना चाहेंगे। ट्राइडेंट क्या सलाह देंगे? बाकी फंडामेंटल्स की बात करना, टेक्निकल्स की बात करना सब बेकार है अभी तो। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत ऐसे कम इन्वेस्टर होते हैं जो इतना कम प्राइस पे शेयर खरीदते हैं और इतना लंबे समय तक होल्ड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे देखिए इनका कॉस्ट तो ऑलरेडी निकल चुका है, ऐसा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इतना प्रॉफिट बना चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स आने वाले दिनों में अच्छे आने की उम्मीद है। इनके पास टेक्सटाइल बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, टेरी टॉवल का धंधा है। तो ये सारे धंधे मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। तो नजरिया अगर इनका लॉन्ग टर्म है तो ये निवेशित रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलरेडी उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कॉस्ट तो निकाली है। तो जो भी शेयर अभी इनके पास है वो तो फ्री शेयर्स है, तो इनको तो वैसे भी कोई डरने की बात नहीं है। बट मेरे ख्याल से अगर ये साल 1.5 साल होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शेयर में और थोड़ी री-रेटिंग के चांसेस है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, इसमें डेफिनेटली इनको कोई नुकसान तो होगा नहीं, बट डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में जो भी आएगा वो पूरी तरह से इनका प्रॉफिट ही होगा।
ओके, तो ट्राइडेंट में बने रहने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम पर हमें आया है हरि प्रसाद जी का। जिंदल 100 इन्होंने लिया हुआ था और 45 शेयर्स 119 रुपए पर लिए थे। एंट्री लेवल काफ़ी अच्छी है इनकी और काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं। देख रहे हैं पिछले 6 महीने में ही अगर देखें, अगर उसके आसपास इन्होंने लिया होगा तो पिछले 6 महीने में ही स्टॉक करीब करीब 90 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। आज भी स्टॉक करीब 3-4% ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे आप स्नेहा, जिंदल 100 में अभी भी बने रहना चाहिए? कि पूजा, अगर आप काउंटर देखें तो रिसेंटली कुछ महीने बहुत ही अच्छे रहे। ये काउंटर के लिए काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है अराउंड लाइक 76-77 के आसपास से कंटिन्यूसली स्टॉक में तेजी है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू हो सकता है। अपसाइड में एक इम्पोर्टेंट लेवल है कि आप 182 183 का लेवल है जो इमिडिएटली एक ये टारगेट रहेगा। बट इसके ऊपर जब भी ये काउंटर जाता है तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आने की काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा और वहां से ब्रेकआउट जब आएगा तब इसमें स्टॉक में काफी अच्छी तेजी आके एटलीस्ट आप 220 टू 30 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स अपसाइड में वॉच करें 183। और अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट आई वुड से करके कि आपको एक स्टॉप लॉस अराउंड एटलीस्ट 159 का लगा के रखना चाहिए। ठीक है, जिंदल 100 को लेकर स्टॉप लॉस जो बताया स्नेहा ने उसको आप फॉलो कीजिए। शेयर में आपको बने रहने की सलाह है। मुंबई से ऋषि हमारे साथ हैं। ऋषि नमस्कार, पूछिए क्या जाना है आपको? सर मेरा सुजलोन है ₹2.85। 2 रुपये 85 पैसे। आज ऐसे ही तमाम दर्शक आ रहे हैं जिनके भाव मतलब ऐसे हैं कि यकीन नहीं होता है। अभी ₹8 के आसपास चल रहा है, 8-9 ₹12 गया था एक बार, तभी नहीं बेच पाया। मैं और बढ़ेगा फिर ये ₹2 का भाव ये आपका कब का है? ये कोविड से पहले, कुछ से पहले लिया हुआ मेरे ख्याल। अच्छा, कोविड से पहले की ही लिए हैं आपने। ठीक है, सही अगर सही मायने में कहें तो आपदा में अवसर ऐसे निवेशकों ने तलाशा है। सुजलॉन ₹2.85 पर ₹8.40 के आसपास का भाव है और उस वक्त तो तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वैल्यू 1/3 रह गई थी, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी। लेकिन सुजलॉन के फंडामेंटल शायद ऐसे कुछ नई कहानी कहते हैं जहां से हम यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखें। तमाम कवायद की है सुजलॉन ने चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन शेयर ये बहुत चला नहीं है। अविनाश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। सुजलॉन, आपको उम्मीद है? ₹10 के तो नीचे ही है शेयर ये, और होता क्या है कि ऐसे जो शेयर होते हैं ₹10 के नीचे, इनको हम थोड़ा सा ना अवॉइड करते हैं डिस्कस करना। लेकिन सुजलॉन, वोडाफोन, ऐसे कुछ और शेयर हैं जो आप अवॉइड करेंगे फिर भी आपके सामने आ जाएंगे, लोग पूछने वाले मिल जाएंगे करना क्या है इनका। बताइए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? नहीं, इनफैक्ट अभिषेक आपने सही कहा कि देखिए ऐसे पेनी स्टॉक्स में लोग रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सस्ते भाव पे उनको शेयर मिल रहा है। बट इस इन्वेस्टर की मैं पोजीशन देख रहा था, इनके पास सिर्फ 100 शेयर है। सो देखिए, अगर इन्होंने 2-2.5 रुपए में शेयर लिया है तो मुनाफा भी कोई बड़ा एब्सोल्यूट गेन्स होता नहीं है। देखिए, नॉर्मली इक्विटी मार्केट में हम रिलेटिव रिटर्न्स रिटेल इन्वेस्टर नहीं देखते, एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए 100 शेयर के ऊपर कोई बड़ी अपसाइड इनको मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी बात जो मुझे याद है, पिछली बार इन्होंने जब राइट्स इशू किया था तभी ₹10 का शेयर इन्होंने ₹5 में शेयर होल्डर्स को ऑफर किया था। तो अभी इक्विटी कैपिटल बहुत ही बड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में देखिए हम अर्निंग्स ग्रोथ को बहुत बड़ी अहमियत देते हैं, तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अगले एटलीस्ट 2-3 सालों के लिए तो बहुत ना के बराबर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो भी मुनाफा बन रहा है निकल जाइए, दूसरे कोई शेयर में पैसा डालिए जहां पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर बड़ा है। सुजलॉन में मुझे नहीं लगता कि इस लेवल से कोई बड़ी बढ़त आ जाएगी। ओके, तो इन स्तरों से ज़्यादा कुछ बढ़त की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए इन सब स्टॉक से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें आया है फेसबुक पर संजय गुप्ता जी का। जीएसएफसी पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। 500 शेयर्स इनके पास हैं, 165 पर इन्होंने लिया है ये स्टॉक। और फर्टिलाइजर शेयरों में हमने देखा भी पिछले 1 महीने में अच्छा रनअप दिखा। जीएसएफसी में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न नजर आया था। इन्होंने तेजी में एंट्री लेने की कोशिश की। स्नेहा, क्या सजेस्ट करेंगे? अभी भी बने रहना चाहिए? मुनाफा तो हो रहा है इनको करीब ₹10 प्रति शेयर का, बट और तेजी के लिए अभी भी बने रह सकते हैं जीएसएफसी में, क्योंकि सोशल मीडिया पे सवाल आया, ड्यूरेशन इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, बट चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको?
जी, पूजा अगर आप देखें तो स्टॉक नियरली ये मंथ में ही नियरली 10% का अपमूव दे चुका है और आज भी देखें तो नियरली 4% ऊपर ही है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अगर आप देखें तो पिछले टाइम जब भी ये स्टॉक तेजी किया था तो 165 168 का एक हर्डल था जो कि काउंटर ने सरपास किया है और उनकी एंट्री लेवल्स वही लेवल्स के आसपास है। तो आई वुड से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 164 का लगा के इसे होल्ड करें। पॉसिबिलिटी है करके कि स्टॉक तेजी करेगा और एटलीस्ट आपको 190 195 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो आई वुड से इसे होल्ड करें। एफसी को होल्ड करने की सलाह है। भुज से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर एमआर सलाधिया साहब। सलाधिया जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए सर आपको? ठीक है, कॉल ड्रॉप। अभी हम वोडाफोन की बात कर रहे थे, ये इशू तो उनके साथ होती है, लेकिन टाटा पावर 500 शेयर हैं 250 रुपए के भाव पर और शेयरों की संख्या है 500 और इस वक्त अगर हम भाव देखें तो 206 रुपए के आसपास है। अविनाश जी, टाटा पावर आप ही व्यू दीजिए। 300 रुपए के भाव थे, फिर 200 के नीचे आए और फिर से हम देख रहे हैं कि 200 रुपए के नीचे भी गए थे। थोड़ी संभलने की कोशिश है, लेकिन भाव स्थिर है इस प्राइस के आसपास, 200 के आसपास। आपको उम्मीद है कि समय देंगे तो इनके भाव आ जाएंगे इसमें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा पावर एक काफी वेल नोन वेल एस्टेब्लिश पावर जनरेटिंग प्लेयर है। चौथे तिमाही के नंबर्स देखें तो उम्मीद से काफी अच्छे नंबर्स आ गए थे, तभी शेयर में थोड़ी सी तेजी हमने जरूर देखी थी। मेरे ख्याल से देखिए अगले 1.5-2 साल में कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव होने वाला है। इन्होंने सोलर एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर साल 1.5 साल का है तो मुझे लग रहा है कि इनको कंफर्टेबली उनके बाइंग प्राइस भी मिलेगी, प्लस अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। और कहीं ना कहीं पावर जनरेशन थीम मार्केट में अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले साल 2 साल में मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी ऐसी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी आने नहीं वाली है, तो डेफिनेटली टैरिफ रेट्स भी बढ़ेंगे और प्लस दूसरे बिजनेस जो वो डाल रहे हैं इसमें भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है, अगर हो सके तो एवरेज करें, बट नजरिया साल 1.5 साल का रखें। थोड़ा नज़रिया लंबा रखना होगा, समय देना होगा इसको। बिजनेस में मजबूती है, इसको लेकर कोई शक नहीं है। नतीजों का भी जिक्र कर रहे थे अविनाश जी, 206 के भाव पर है। आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, थोड़े और शेयर आप खरीद सकते हैं टाटा पावर के ही, और पोर्टफोलियो जो टोटल जो अभी लॉस हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ये आपके लिए सलाह है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा 3 शेयरों पर नज़र डालेंगे जहां पर कमज़ोर नतीजों के चलते हम शेयरों की पिटाई होते हुए देख रहे हैं और उनके चलते आज बाजार पर दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज़ 6% नीचे है, L&T 6% नीचे है। यहाँ पर नंबर्स कमजोर आए थे। हिंडाल्को की बात करें तो इनकी सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, 100% उसमें इनका स्टेक है। नोवेलिस, उसके नंबर्स कमजोर आए थे थोड़े से, उसके चलते हम देख रहे हैं कि 3% ये शेयर नीचे है। L&T के प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन की बात करें, वो अनुमान से कमाए हैं। और एक और खबर आई है कि 58 साल तक कंपनी में रहे AM नाइक साहब, अब वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अपने पद पर वो सितंबर तक बने रहेंगे, उसके बाद उनको चेयरमैन एमरिटस की एक ऑनरेरी एक तरह से पद होता है किसी भी कंपनी में, वो उनको बोर्ड ने देने का फैसला किया है। लेकिन एक तरह से उनका एग्जिट हो रहा है, नाइक का युग खत्म हो रहा है, हम ये कह सकते हैं L&T में। और डॉक्टर रेड्डीज, अमेरिका में जो जेनरिक्स सेगमेंट में इनकी जो बिक्री है वो 18% घटी है। तो कहीं ना कहीं पहले प्राइसिंग को लेकर टेंशन थी यूएस में और उसके चलते फार्मा पर प्रेशर बन रहा था, और अभी जेनरिक्स को लेकर थोड़ी सी जो अपडेट्स आए इनके रिजल्ट में, उसके चलते बाजार निराश है। बाकी पैरामीटर्स पर भी इनके नतीजे कमजोर रहे थे, डॉक्टर रेड्डीज, L&T, हिंडाल्को। अविनाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए ये बाजार के ना दिग्गज है, कहीं ना कहीं फार्मा के दिशा डॉक्टर रेड्डीज भी तय करता है। L&T की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का दिग्गज है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। लेकिन नाइक साहब का जाना थोड़ा सा एक इमोशंस जुड़े होते हैं, 58 साल से कंपनी के साथ थे वो। आपको क्या ऐसा लगता है कि आज का जो करेक्शन है वो थोड़ा सा ओवर रिएक्शन आपको लग रहा है क्या? और अगर ओवर रिएक्शन है तो क्या ये मौका है किसी को नई खरीद करने का, या फिर जिनके पास है थोड़े और शेयर जोड़ लेने का? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि L&T के नंबर्स जो कल आ गए इन लाइन थे, इतने भी कोई तोड़फोड़ जबरदस्त रिजल्ट्स नहीं थे और मार्केट में L&T का जो शेयर था वो काफी तेजी ऑलरेडी चल चुका था। तो मेरे ख्याल से देखिए ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है।
जो L&T का गाइडेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस जताया कि ऑर्डर बुक की ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन्स में अच्छा इजाफा होगा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, जिनको 1.5-2 साल का नज़रिया लेना है, इस वीकनेस में डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं। और रही बात नायक साहब का रेजिग्नेशन, आई मीन जो डिसीजन उन्होंने लिया है, देखिए मुझे लग रहा है कि ये भी एंटिसिपेटेड था, तो इसमें कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज इस कारण से आया ऐसा नहीं है। क्योंकि L&T एक प्रोफेशनल रन कंपनी है, बट डेफिनेटली ये जो नंबर्स आ गए हैं, थोड़े से मार्केट के उम्मीद से नीचे आ गए, लेकिन कमेंट्री अच्छी है, तो मार्केट्स में शेयर का प्राइस अच्छी तरह से चला था, तो अभी आपको शायद ये प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है ये 1-2 दिन और देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि अच्छा पैसा बनेगा, आपका नजरिया अगर साल 1.5 साल है। ठीक है, L&T पर ये व्यू, आप चाहे तो शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी क्या आपका सिमिलर व्यू होगा अविनाश जी? क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज लीडिंग कंपनी, यूएस से इनका बड़ा चंक आता है इनकी आय का। नहीं, बिल्कुल देखिए, जेनरिक बिजनेस में 18% फॉल होना डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है। प्लस अभी मैं सुन रहा था कि इनके जो मैनेजमेंट है वो कह रहे थे कि FY24 में ग्रोथ आउटलुक काफ़ी अच्छा है। देखिए मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेटा पॉइंट्स को क्लोजली वॉच करेगी, और पहला और दूसरा क्वार्टर जो FY24 का होगा, वहाँ पे अगर कोई इंप्रूवमेंट आता है मार्जिन्स में या बिजनेस में, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं कि यूएस रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वहाँ पे मार्जिन प्रेशर काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंपनीज को देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए, फ्रेश खरीदारी तो मैं अभी सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव है। देख रहे हैं कि शुरुआती जो झटका लगा अच्छी शुरुआत के बाद, वहाँ से उभरने की कोशिश कर रहा है। 19 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, नीचे से तकरीबन 50 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है। और बाजार में अगर आज डॉक्टर रेड्डीज, L&T, हिंडाल्को के बड़े झटके नहीं होते तो शायद अभी बाजार आपको और ऊपर दिखता, क्योंकि निफ्टी बैंक से आज अच्छा सपोर्ट है। 265 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। और इंडसइंड बैंक में हम लगातार तेज़ी देख रहे हैं। कल के सत्र में भी हमने तेज़ी देखी थी इंडसइंड बैंक के शेयर में, अच्छी रिपोर्ट आई थी UBS की तरफ से, और आज भी वो तेज़ी कंटिन्यू हो रही है। और हम देख रहे हैं कि कुछ कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, HUL, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, यहाँ पर अच्छी बाइंग है, ये बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके अभी और भी सवाल शामिल करेंगे, लेकिन पहले विश्वमोहन के पास चलते हैं कमोडिटी की ABCD के लिए। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले, काफ़ी चर्चा का विषय है, यूएस में डेट सीलिंग क्या है। डेट सीलिंग को बढ़ाने को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी है और यूएस कांग्रेस में उस तरह की चर्चा और एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। डेट सीलिंग होता क्या है? डेट सीलिंग इसे आप एक कर्ज की सीमा कह सकते हैं जो यूएस के फेडरल गवर्नमेंट के पास रहती है। इसको इसलिए लाया गया था कि सरकारी खर्चों को पूरा किया जाए, उसके लिए कैसे उधार लिया जा सकता है। तो सरकारी खर्चों में क्या क्या शामिल होते हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मिलिट्री के जो वेजेज होते हैं, सैलरी होती हैं, साथ ही नेशनल लोन पर जो ब्याज जाता है, टैक्स के रिफंड होते हैं, जो भी ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सरकार की होती है, फेडरल गवर्नमेंट की, वहाँ की यूएस की, उसको खर्च करने के लिए ये उधार लेते हैं। और उधार कैसे लेते हैं? तो फेडरल गवर्नमेंट यूएस के ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ के जरिए ये लोन लेने के लिए उनको ये अथॉरिटी दी जाती है। और एक और आंकड़े आपको बता दूं कि $500 बिलियन से ज़्यादा का यूएस का बॉन्ड ट्रेड होता है, जिसके जरिए लोन उठाती है। तो ऐसे में अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ाया गया, बॉन्ड ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया गया, अगर वहाँ पे डेट पेमेंट पर अगर डिफॉल्ट किया गया, तो पूरे ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को एक बड़ा झटका लगेगा और भारी भरकम गिरावट भी आ सकती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यूएस की जीडीपी पे 4% तक इसका असर हो सकता है। तो डेट सीलिंग को बढ़ाने को लेकर यूएस कांग्रेस में इसकी चर्चा चल रही है। लगातार सीनेटर्स और रिपब्लिकन्स इसमें लगातार बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट के आसपास चला गया है। जो अब बाकी खर्चे, जो ऑब्लिगेशंस, जो खर्चे हैं वहाँ के पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से मैन्यूवरिंग इसे कह सकते हैं, सूझबूझ के साथ इसे कोशिश करने जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर ये होगा, फ़ायदा उन देशों को हो गया जो डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व डॉलर के टर्म में रहते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ पर डॉलर को झटका लगता है तो इसका फ़ायदा दूसरी करेंसी को होगा, दूसरी करेंसी मजबूत होंगे, डॉलर गिरेंगे। तो ये कुछ रिपरकशंस है जिसका नुकसान हम आगे अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई तो उसका देखने को मिल सकता है। विश्वमोहन, कमोडिटीज को कैसे इंपैक्ट कर सकता है ये, इस खबर की बात करें तो?
देखिए डेट सीलिंग का सबसे ज़्यादा असर बुलियन मार्केट को होता है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल मार्केट अगर की स्थिति बिगड़ती है तो उसका सेफ हेवन बाइंग के तौर पर गोल्ड और सिल्वर के तौर पर आते हैं। डॉलर की सेफ हेवन बाइंग नहीं होगी तो उसका भी फायदा गोल्ड सिल्वर को ही होगा, लेकिन क्रूड और बेस मेटल्स की डिमांड घटेंगी क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट पर इसका असर होगा, तो डिमांड सबसे ज़्यादा कम होंगे वो मेटल के और एनर्जी के। ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन। तो यूएस में डेट सीलिंग को लेकर थोड़ी सी अभी तकरार बनी हुई है। डेट सीलिंग होती क्या है आपको विश्व मोहन ने समझा दी, इसके कमोडिटी मार्केट से लिंकेजेस क्या हैं उसके बारे में उन्होंने रोशनी डाल दी है। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से अशोक हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? जैन सर, मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा फेवरेट हूँ। मैं आर्मी पर्सन हूँ, कभी कभी थोड़ा ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो सर मेरे पास एक तो उन्नत एंजाइम के 300 शेयर है जिसका बाइंग रेट है 277। एक कौन सा एक बार जरा फिर से नाम लेंगे सर? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं जयपुर से हूँ। शेयर का नाम बताइए सर। उन्नत एंजाइम सर, उन्नत एंजाइम टेक्नोलॉजी सर। उन्नत एंजाइम, ये जरा शेयर वैसे ज्यादा ये एडवांस एंजाइम की बात कर रहे हैं क्या आप? जी 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 सर। अच्छा ठीक है, आपने पूरा नाम ही आपने हिंदी में कर दिया तो हम थोड़े से ना चौंक गए। एडवांस्ड एंजाइम है। और कोई दूसरा शेयर? दूसरा सर दिलीप बिल्डकॉइन का है सर, 500 शेयर 193 के प्राइस से। एक अशोका बिल्डकॉइन आपने उसके बारे में नहीं सोचा? नहीं, दिलीप बिल्डकॉइन सर, DBL दिलीप बिल्डकॉइन। ठीक है, दिलीप बिल्डकॉन है और एडवांस्ड एंजाइम है जिसका बड़ा ही इनोवेटिव नाम दिया इन्होंने, उन्नत एंजाइम। ठीक है, इन दोनों शेयरों पर आ लेते हैं। पहले दिलीप बिल्डकॉन की बातचीत कर लेते हैं। एडवांस एंजाइम में हम देख रहे हैं कि तेजी भी है, लेकिन दिलीप बिल्डकॉन इनके पास है 197 रुपए के भाव पर 500 शेयर। अविनाश जी, चूंकि हम देख रहे हैं कि इनके भाव से करीब 20 रुपए नीचे है, लेकिन चूंकि देश में इस साल इतना जो तगड़ा कैपेक्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी शेयर हैं वहाँ पर मजबूती हम देख रहे थे। इनफैक्ट हाल फिलहाल एक्सन कंस्ट्रक्शंस, जो क्रेन सर्विस वाली जो कंपनियां हैं वहाँ पर भी हम ठीक ठाक, सांघवी मूवर्स, वहाँ पर हम अच्छी तेजी देख रहे थे। दिलीप बिल्डकॉन आपको लगता है कि अभी बने रहे, निराश न हो, समय दें इसको? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए आपने सही कहा कि दिलीप बिल्डकॉन का बिजनेस जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ज़्यादा आता है। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, EPC ऐसे सेगमेंट से में काम करते हैं, और जिस प्रकार की अभी इनकी ऑर्डर बुक है प्लस जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है इस साल का, डेफिनेटली लग तो रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में अच्छी ग्रोथ आएगी। इलेक्शन के पहले हमने देखा है कि नॉर्मली गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है, तो ये भी एक फायदा ऐसी कंपनीज को मिलेगा। नजरिया थोड़ा सा साल भर कर रखिए। मुझे लग रहा है कि इनकी बाइंग प्राइस और करंट मार्केट प्राइस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर नजरिया अच्छा प्रॉफिट कमाने का है तो कम से कम 12-15 महीने में यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। मेरे को लगता है अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगी। बने रहने की सलाह है। लेकिन अब एडवांस्ड एंजाइम की बात करेंगे, जो कि रिसर्च बेस्ड एंजाइम बनाने वाली एक कंपनी है। और अगर हम इसके शेयर की बात करें तो इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 275 रुपए के आसपास, 2.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन हमने अगर अब पिछले महीने भर की बात करें तो लोअर लेवल से बड़ी बढ़िया रिकवरी इसने दिखाई है, और करीब करीब हमने देखा था शेयर को कि 225 रुपए के आसपास तक चला गया था, वहां से शेयर ये संभल के अब 275 रुपए के आसपास है। अविनाश जी, इस पर आप ही राय दीजिए, क्या इसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए? रिकवरी तो है लोअर लेवल से। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये कंपनी जो एडवांस एंजाइम्स है, ये बेसिकली स्पेशलिटी एंजाइम्स बनाती है। एंजाइम्स बेसिकली एक स्पेशलिटी काइंड ऑफ केमिकल होता है और काफ़ी वेरिएड सेक्टर्स में इसका एप्लीकेशन होता है। मार्जिन्स भी इनको अच्छे मिलते हैं और इनका ज़्यादातर मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट होता है। करीबन 60-70% ये कंपनी अपना ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करती है। मेरे ख्याल से देखिए इंडिया में ये सबसे बड़े प्लेयर है और बेनिफिट तो इनको ज़रूर मिलेगा। मेरे ख्याल से नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे लग रहा है कि जो एप्लीकेशंस है, जो बाकी दूसरे सेक्टर्स है जहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है, काफ़ी बड़ा है। तो नज़रिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि इस शेयर में हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत छोटे समय में स्टॉक चढ़ भी चुका है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है तो ही अच्छा पैसा बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी अच्छी है, लेकिन नंबर्स और डेटा पॉइंट जैसे जैसे अच्छे आएंगे आने वाले साल के लिए, मार्केट डेफिनेटली इसको रीरेट करने की कोशिश करेगा।
ओके ठीक है, तो ये है राय एडवांस एंजाइम पर आप बने रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं, मुंबई से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा नाम राजेश बी कुकरेजा, मेरे पास 100 शेयर वेंकी के हैं, 1580 के लिए हुए हैं और मुझे उसे होल्ड करना है। कितना समय मैं उनको दूं? ठीक है, 1580 पे लिया है, तो ये लेवल हम करेक्ट कर लेते हैं। राजेश जी 1580 पे लिया है आपने, राइट? लिए हुए हैं, 4-5 दिन पहले लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 4-5 दिन पहले की ही खरीद है, तो इन्होंने 1580 के आसपास यहाँ पर एंट्री की थी। उसके बाद इनको मुनाफा भी हुआ है, लेकिन जब नतीजे आए कंपनी के, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर गिरावट थोड़ी बड़ी है। अभी कल ही शायद कंपनी के नतीजे आए, हमने देखा था कि प्रॉफिट में भी दबाव था, मार्जिन भी घटे थे कंपनी के, जिसका कि असर हमने स्टॉक प्राइस पर भी देखा वेंकीज के, और यहाँ पर गिरावट दर्ज आई। आज हालांकि रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। अभी क्या करें यहाँ पर? स्नेहा आप सजेस्ट करिए, वेंकीज में अब नेक्स्ट लेवल्स क्या देख रही हैं आप चार्ट्स पर? अगर आप पूछो चार्ट देखें तो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली थोड़ा करेक्ट हुआ था, हालांकि अभी जो कुछ समय में थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया है, और स्पेशली कल के सेशन में हमने वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखे थे इस काउंटर में। तो आई वुड सजेस्ट किसी के अगर लॉन्ग्स है तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। एक स्टिक स्टॉप लॉस आपके कल के लो दैट इज 1550 के आसपास लगा लें, और वो एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस है अराउंड 1680 के आसपास, एक 89 EMA का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 1680 का लेवल्स क्रॉस करते हुए इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, और ओवरऑल थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर इसमें बेटर हो जाएगा। तो ये लेवल्स को वॉच करें अपसाइड में, और इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो 1750 1760 तक का भी लेवल्स दिखा सकता है। तो एक आई वुड से अभी के लिए तो इसे होल्ड ही करें, एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 1550 का लगा के। ठीक है, वेंकीज को होल्ड करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, दीपक कुमार का सवाल लेंगे जो कि आया है फेसबुक के जरिए, और उनके पास है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के 250 शेयर हैं और भाव भी है 250 रुपये का। अविनाश जी, स्टरलाइट टेक हमने देखा था कि जब 5G को लेकर जब चर्चाएं शुरू हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी। हालांकि हमने 2021 में बड़ी तेज़ी देखी थी शेयर में, उसके बाद से थोड़ा सा माहौल ठंडा पड़ गया स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। 250 रुपये के आसपास का भाव है, और जिन ट्रिगर्स की बातचीत कही जा रही थी वो बहुत रियलाइज हो नहीं पाए। ऑप्टिक फाइबर केबल वाली ये कंपनी है। आपको अभी कैसा लग रहा है इसके बिजनेस का सिनेरियो, और मौजूदा भाव पर आप क्या सलाह देंगे? नहीं अभिषेक, देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है ऑप्टिक फाइबर वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है इंडिया में। ये एकमात्र कंपनी है जो इंटीग्रेटेड प्लेयर है, जो सिलिका और सैंड से ऑप्टिक फाइबर बनाती है। ग्लोबली भी ये प्रोडक्ट बहुत 6-7 कंपनी बनाती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑप्टिक फाइबर का सबसे बड़ा जो खपत पिछले 1.5-2 साल में हुआ था वो चाइना से हुआ था। चाइना में अभी बाइंग काफ़ी कम हो चुकी है, और इस कारण से ऑप्टिक फाइबर के प्राइसेस काफ़ी घटे हैं। हालांकि अभी 5G रोल आउट होने वाला है, तो काफ़ी हद तक ऑप्टिक फाइबर का डिमांड बढ़ने वाला है। मेरे ख्याल से नज़रिया अगर 1.5-2 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि जितने भी नेगेटिव स्टॉक में है मेरे ख्याल से इस प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कहीं नीचे स्टॉक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन ग्रेजुअल रिकवरी होगी, और जैसे जैसे 5G का रोल आउट होगा, ग्लोबली ऑप्टिक फाइबर के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कंपनी को जरूर फायदा होना चाहिए। इनके पास डिफेंस और मरीन के भी बिजनेस के ऑर्डर्स है, तो ये भी इनके लिए एक अच्छी बात है, लेकिन 1.5-2 साल का नजरिया से ही ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 1.5-2 साल का समय आपको देना पड़ेगा। थोड़ा समय दीजिए, आपके लेवल्स आपको ज़रूर दिखेंगे, बट होल्ड करके रखिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को। अगला सवाल हम ले लेते हैं, और ये अहमदाबाद से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, इनका नाम अविनाश है। अविनाश जी पूछिए सवाल अपना। जी मैडम, मेरे पास सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के 4500 शेयर है, उसकी बाइंग है 309 रुपये। ये कब लिया था आपने? मैडम मैं इसमें लास्ट 6 मंथ से ट्रैप हो चुका हूँ, यानी 6 महीने पहले लिया था, 308 तक जा रहा था, फिर वापस टर्न कर रहा था, उससे 2-3 बार जिगजैग हुआ, और अभी ये आज देख रहा हूँ तो शायद वहाँ टच कर रहा है। तो मैं सब ये जानना चाहता हूँ ये कब तक अप हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि आ जाएगा निकल जाएगा, फिर नहीं निकलता, फिर वापस से नीचे आ जाना चालू करता है।
बिल्कुल, चार्ट स्ट्रक्चर तो ऐसे ही हैं। 342 इसके हाईज थे और उसी के आसपास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। थोड़ा ऊपरी लेवल पर आपने एंट्री ले ली और नुकसान भी हो रहा है। अविनाश जी, आप ही सजेस्ट करिए। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी कुछ तेज़ी नहीं दिख पा रही है। 300 के ऊपर थोड़ा सा निकलता है, फिर स्टॉक नीचे आ जाता है। कुछ बड़े ट्रिगर्स भी नहीं नज़र आ रहे हैं और स्टॉक प्राइस में भी ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। नुकसान भी इनको काफ़ी हो रहा है, करीब करीब 58,000 का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। अभी क्या करें? देखिए, पहली बात तो इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी एक काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। मेरे ख्याल से देखिए, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया ये रखते हैं, कम से कम 12 टू 15 मंथ्स, तो इस कंपनी में डेफिनेटली काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स है, क्योंकि ग्लोबल क्लाइंट्स है, डोमेस्टिक क्लाइंट्स है और बिजनेस पीसीबीज का बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि क्वांटिटी भी काफ़ी बड़ी है, प्लस इनकी बाइंग प्राइस भी ऊपरी लेवल की है। तो कम से कम 12 से 15 महीना यहाँ पे टाइम फ्रेम बिताना जरूरी है, क्योंकि मैं इनको लॉस में ये शेयर्स बेचने की राय नहीं दूंगा। थोड़ा सा समय अगर ये इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। ठीक है, सिरमा एसजीएस टेक थोड़े से नए टाइप का बिजनेस है ये, लेकिन इसको आप समय दीजिए। आपको यहाँ पर आपके भाव आने की उम्मीद इसमें है। पंजाब से राजकुमार हमारे साथ हैं। राजकुमार जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? सर मेरे पास टाटा पावर के 600 शेयर हैं, 207 के भाव के हैं, उसके बारे में आपकी राय चाहिए थी। टाटा पावर, राजकुमार जी आपने क्या ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया था या फिर निवेश के लिए लिया था और आप फिर शेयर नीचे आ गया, आप फंस गए? सर ये निवेश के लिए थी, लिया था। निवेश के लिया था आपने, कितना समय हो गया? सर 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया, ठीक है। निवेश के लिए अगर आपने लिया है तो थोड़ा सा समय और दीजिए। अभी हम इस पर अविनाश जी से बातचीत कर रहे थे, इस पर हमने व्यू भी लिया था शो की शुरुआत में, और नज़रिया ये है कि इसमें स्ट्रेंथ है कंपनी में, और अगर आप 1.5 साल का समय देते हैं तो आपको प्रॉफिट में भी ये शेयर दिख सकता है। टाटा पावर का अभी 206 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक जरा टेक्निकल व्यू लेते हैं स्नेहा आपसे। टाटा पावर के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन वाले फेज में ये शेयर दिख रहा है, 200 रुपये के आसपास से ही घूम रहा है, 10-15 रुपये नीचे या फिर ऊपर। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? कब आपको लगता है कि एक बड़ी मूव आएगी इस शेयर में? अभिषेक जी, अगर आप काउंटर देखें तो वीकली चार्ट में कंसिस्टेंटली ये 89 ईएमए के आसपास ही काफी समय बिता चुका है। बट एक चीज पॉजिटिव है करके कि ये अब डेली चार्ट में अगर आप देखें तो 89 ईएमए के जो रेजिस्टेंस था डेली चार्ट में भी उसको सरपास किया है। और उसके अलावा एक और चीज है करके कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, वो भी काउंटर ने आज के दिन अगर आप देखें तो जिस तरह के आज का मूव है उससे वो सरपास होते हुए दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, बट इसमें जल्दी आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी, जिसके कारण एटलीस्ट आप 215 से 217 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो आई वुड से होल्ड करें इसे। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट शुड बी मेंटेन अराउंड 200 लेवल्स। ठीक है। तो ये है राय टाटा पावर पर। आपको फंडामेंटल राय भी दी गई थी थोड़ी देर पहले और अब ये टेक्निकल राय भी सुझा दी गई है। फेसबुक पर कैलाश जी ने सवाल भेजा है अपना। यूपीएल है इनके पास 100 शेयर्स 723 पे इन्होंने यूपीएल के लिए हुए हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा था स्टॉक में दबाव भी काफ़ी था। नतीजे जो यूपीएल के आए थे वो थोड़े कमज़ोर साइड पे थे, जिसके चलते हमने देखा कि स्टॉक में गिरावट भी थी। आज हालांकि हल्की रिकवरी, 0.5% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है, बट इनकी जो खरीद है वो 730 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है यूपीएल का। स्नेहा, आप ही सजेस्ट करिए, यूपीएल में क्या लेवल्स आप देख रही हैं? अभी थोड़ी बीच में गिरावट आई थी, बट इन स्तरों पर अगर चार्ट्स देखें तो अब आगे के लिए क्या टारगेट सुझाएंगी यूपीएल में? पूजा, अगर आप देखें तो जिस तरह से करेक्ट हुआ है रिसेंटली, यानी 4% तो ये वीक में ही करेक्ट हुआ है। एक सपोर्ट था इस काउंटर को अराउंड 695 के आसपास, जो कि काउंटर ने ब्रीच कर दिया है। और जिस तरह के वॉल्यूम स्पेशली करेक्शन में है, उससे लग रहा है कि स्टॉक और प्रेशर में जा सकता है। तो किसी की लॉन्ग है तो आई वुड से करके कि इसे एग्जिट ही कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक और करेक्ट होकर एटलीस्ट आपको 650 से लेके 640 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे चल के। तो स्ट्रिक्टली आई वुड से करके कि इसे एग्जिट कर लेंगे तो बेटर है। ठीक है। यूपीएल नतीजों में हमने देखा था कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आई थी
मार्जिन के फ्रंट पर और मुनाफे के फ्रंट पर, लेकिन कर्ज कम करने की उन्होंने बात की थी। इससे थोड़ा सा नतीजों वाले दिन तो सपोर्ट मिला, लेकिन अगले 2 दिन तक ये शेयर कमज़ोर रहा। आज थोड़ी सी रिकवरी के साइंस ये दिखा रहा है यूपीएल का शेयर और स्नेहा का इस पर व्यू। लेकिन नतीजों की हम चर्चा कर रहे हैं तो आज हम देख रहे हैं कि बाजार में पूरी तरह से नतीजों का जो फ्लेवर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज, एल&टी, हिंडाल्को नोवेलिस के नतीजे कमज़ोर आए थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके चलते बाजार की जो तेज़ी है उस पर ब्रेक लगी है। निफ्टी बैंक से दम मिल रहा है, लेकिन जब तक कुछ बड़े शेयर अगर नहीं चलेंगे तो शायद ज़्यादा उम्मीदें करनी नहीं चाहिए, और वही बाजार में हमें देखने को मिल भी रहा है। हालांकि अडानी एंटरप्राइजेज, इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, ये वो शेयर हैं जहां पर हम 2 से लेकर 4% के आसपास तक की तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन आज फोकस में रहने वाले हैं नतीजे एशियन पेंट्स के और आयशर मोटर्स के, और इन दोनों शेयरों के हम चार्ट को लेकर आएंगे। महीने भर में आप देखिए, आप तय नहीं कर पाएंगे कि क्या अलग है क्या दोनों, क्योंकि एक सिमिलर पैटर्न हमने ऑलमोस्ट इन दोनों शेयरों में देखा है, और 11% की रैली एक महीने में दोनों ही शेयर ये चल रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट के हैं, अलग सेक्टर के हैं, लेकिन एक मायने में बिल्कुल एक तरह से हैं कि दोनों निफ्टी का पार्ट हैं, एशियन पेंट्स और आयशर मोटर्स। लेकिन नतीजे कैसे आएंगे, नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स में आज थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, हल्की सी तेज़ी इसमें है। लेकिन क्या उम्मीद करनी चाहिए एशियन पेंट्स से और आयशर से क्या उम्मीद करें, ये बताने के लिए हमारी दोस्त सहयोगी अशेषा और सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले अशेषा के पास चलेंगे। अशेषा, बताइए एशियन पेंट्स कैसे नंबर्स आएंगे और फोकस में क्या रहेगा? तीसरी तिमाही के कमज़ोर नतीजों के बाद इस क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में एशियन पेंट्स से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। याद रखें, डिमांड में भी अपटिक देखने को मिला था, जिसके चलते वॉल्यूम्स में करीब 12% का अपमूव एक्सपेक्टेड है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज अबाउट 8,850 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 2.5% का ग्रोथ होगा ईयर एंड ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो सकते हैं इस क्वार्टर में। क्रूड ऑयल प्राइसेस और बाकी रॉ मटेरियल प्राइसेस में करीब 12 से 15% का डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। इनफैक्ट कंसोलिडेटेड मार्जिन्स इस क्वार्टर में 19.7% पे आ सकते हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 140 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन होगा। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो FY24 का गाइडेंस, मैनेजमेंट की कमेंट्री इंटेंसिफाइंग कंपटीशन पर क्या होती है और रूरल एरिया में डिमांड पिकअप कैसा रहेगा, इस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ऑल इन ऑल अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। डिमांड अच्छी थी, जिसके चलते वॉल्यूम पिकअप एक्सपेक्टेड है। प्राइस हाइक्स कंपनी ने लिए थे, जिसके चलते मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं, और रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है एशियन पेंट्स में, और वो जो शेयर के भाव हैं वो दिखा भी रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले, अगर हम Q2 की बात करें वो कमज़ोर रहा था, Q1 की बात करें वो भी कमज़ोर रहा था, Q3 से थोड़े से साइंस मिले रिकवरी की कि शायद डिमांड बेहतर हो रही है। और अच्छी चीज़ ये रही कि कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस थे, चूँकि रॉ मटेरियल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनके लिए। अगर हम क्रूड की बात करें तो वहाँ प्राइसेस सॉफ्ट हुए, अब तो $75 के आसपास ही है क्रूड के भाव, तो ये इनके लिए एक बड़ी राहत है और थोड़े से डिमांड में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। रूरल ग्रोथ भी आ रही है, क्योंकि बाकी जो कंजम्पशन जो कंपनियां हैं वो बता रही हैं कि बहुत बेहतर नहीं, लेकिन अब यहाँ से बुरा नहीं होगा, और ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं, रिकवरी के सिग्नल्स मिलने लगे हैं ग्रामीण इलाकों से, जो कि एक ट्रिगर होता है कंजम्पशन वाली कंपनियों के लिए। अविनाश जी, एशियन पेंट्स हालांकि बहुत चला हुआ नतीजों से पहले, लेकिन क्या यह और चलेगा, और नतीजों से पहले आप क्या सलाह देंगे? मुझे भी लग रहा है कि देखिए नंबर्स स्ट्रांग आएंगे, क्योंकि एक तो क्या है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्लस ओवरऑल जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट्स है ये बता रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट रियल एस्टेट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सेक्टर्स अगर ओपन अप होते हैं तो डेफिनेटली अच्छा डिमांड पेंट सेक्टर के लिए रहेगा। प्लस ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में अगर अच्छी बढ़त मिलती है तो रेसिडेंशियल सेगमेंट में तो एशियन पेंट्स ऑलरेडी नंबर 1 प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से नंबर स्ट्रांग आएंगे। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी स्पेशली रॉ मटेरियल के प्राइसेस के ऊपर, रूरल मार्केट के ऊपर, क्योंकि रूरल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिक्स इनको वहाँ से मिलता है, तो नेट मुझे लग रहा है नंबर्स अच्छे आएंगे। इनफैक्ट इस सेक्टर में अच्छी हलचल देखने को मिली है। कंसाई नेरोलैक के नंबर्स पिछले 1-2 हफ्ते पहले आए थे, बहुत ही दमदार नंबर, तो मार्केट लीडर एशियन पेंट्स में मुझे लग रहा है कि यही ट्रेंड आपको ये नंबर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एशियन पेंट्स में तेजी की उम्मीद है, लेकिन
आयशर मोटर्स के नतीजे भी आएंगे चौथी तिमाही के, और आयशर मोटर्स में एक हम देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड वाला भी सेगमेंट होता है। सृष्टि हमारे साथ हैं, ऑटो को ट्रैक करती हैं। सृष्टि बताइए, आयशर से क्या उम्मीदें हैं, कैसे नंबर्स यहाँ पर रिपोर्ट होंगे? महीने दर महीने जो रॉयल एनफील्ड के नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि कमज़ोर नंबर्स नहीं आए थे। इसके चलते अगर हम देखें तो कंपनी की वॉल्यूम साल दर साल 19% बढ़ी ज़रूर है, पर तिमाही दर तिमाही वहाँ पे मामूली सी करीब 2.5% की बढ़त हमने देखी है। इसके अलावा अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर तिमाही दर तिमाही कंपनी की जो आय है वो लगभग सपाट रहने की हम उम्मीद कर रहे हैं। इस बार 3,718 करोड़ कंपनी की आय आ सकती है। इस नंबर पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये जो म्यूटेड ग्रोथ अगर हम कहें वो इस दम पे होगी क्योंकि जो एवरेज सेलिंग प्राइस था वो कम था। जो हंटर कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकती हुई नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा डिमांड में है, अन्य रॉयल एनफील्ड बाइक्स के मुकाबले उसके प्राइसेस थोड़े से कम है। इस बार मिक्स भी बहुत सपोर्टिव नहीं रहा इसी के चलते, और साथ ही प्राइस प्रोटेक्शन भी कंपनी ने कंज्यूमर्स को दिया। थोड़ा प्राइसिंग के चलते जो इम्पैक्ट रहा वहाँ पे उनकी जो नंबर्स हैं आय के फ्रंट पे वो कहीं ना कहीं सपाट रहेंगे। अगर इनके EBITDA की बात करें तो वहाँ पे 5.5% की बढ़त हम तिमाही दर तिमाही ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं। और मार्जिन्स में भी करीब 23% जो कि लास्ट क्वार्टर मार्जिन्स रहे थे, इस बार 24.2% रहने की उम्मीद है, जहाँ पे कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे। साथ ही जो रियलाइजेशन थे वो बेटर थे। इनके एक्सपोर्ट्स मार्केट में जो मोमेंटम था फिर से कैचअप करता हुआ नजर आया। और जो स्पेयर्स बिजनेस है कंपनी का जिसमें मार्जिन काफी ज्यादा हैं, उसका भी जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते रॉयल एनफील्ड के मार्जिन्स भी 23.6% से बढ़कर इस बार 24.3% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा VECV भी ग्रोथ दिखा सकता है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे भी कैचअप करती हुई नजर आई है। और हम उम्मीद करें कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 9.5% तक बढ़ सकता है। 810 करोड़ ये आंकड़ा आना चाहिए। तो अच्छे ही नतीजों की उम्मीद है आयशर मोटर्स से, पर जी हाँ, अपने 52 हाई लेवल से स्टॉक काफी नीचे है, तो देखना काफी अहम होगा इस बार कैसे प्रदर्शन होता है कंपनी का। ठीक है, तो बढ़िया नतीजों की उम्मीद है आयशर मोटर्स से। और जैसा कि सृष्टि मेंशन कर रहे हैं कि 52 वीक हाई से नीचे है ये शेयर, लेकिन महीने भर में जो चाल रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। और एक्सपोर्ट के आउटलुक, नए लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान्स हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। सृष्टि, आशीषा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। अविनाश जी और स्नेहा जी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे।